बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई, जिसके मुताबिक ये कहा गया कि PTI ने कुछ अपने अकाउंट्स छुपाए हैं। रिपोर्ट पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मीडिया के डायरेक्टर्स और मीडिया जो हाउसेज और उसमें बैठे लोगों को उन्होंने कहा कि जी ये फेक न्यूज़ है और फेक न्यूज़ की तस्दीक नहीं की गई, असल में स्टोरी क्या है, क्या से क्या बना दी गई। उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया, उस पर भी करेंगे बात, लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग केस है क्या और आखिर इतने साल गुजरने के बावजूद ये इसका फ़ैसला क्यों नहीं आया, ये है आज का हमारा मौजू। साथ ही एक ऑडियो लीक होती है मरीम नवाज साहिबा की और परवेज़ रशीद साहब जो उस वक़्त वज़ीर इत्तलात थे, उनके दरमियान कॉन्वर्सेशन आज फिर मीडिया का मौजू बनी हुई है और उससे जुड़े एक शख्सियत जो है वो भी आज हमारी मेहमान होगी। जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का, जिसमें तारिक रोड पे जो मस्जिद के हवाले से जो हुक्म था उस पर क्या बातचीत हुई, उसकी पेशरफ्त क्या हुई, अब इस पर मामला है क्या, इसका होगा जिक्र। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। आर्या साहब जो हैं वो तुर्की में मौजूद हैं और आज उनसे बात भी करेंगे कि तुर्की और पाकिस्तान के जो दोनों मुल्क जो हैं माशी हवाले से बहरान का शिकार हैं और दोनों मुल्कों की क़यादत किस तरीके से अपने अवाम को इस बहरान से निकालने के लिए कोशा हैं, उनसे भी करेंगे बात। आर्या साहब, ओवर टू यू। देखिए, तो फॉरेन फंडिंग का केस है। मुझे लगता यह है कि PTI ने और बाकी लोगों ने मिलके अपनी बाकी सारी चीजों को डिफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ है। अगर तो इलेक्शन कमीशन का जो वो एक्ट है, जो इख्तियारात पढ़ लिए जाएं तो ऐसे लगता है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं पानी में मदानी मारना, यानी कि निकलेगा क्या, निकलने के निकल भी आए तो क्या कर सकती है इलेक्शन कमीशन या क्या चीज उसके इख्तियार में अंदर है। सबसे बात पहली इख्तियार तो ये है कि वो जितना फंड समझेगा कि ये ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा है कि 310 मिलियन के करीब, जिस जो रिपोर्ट है इसके अंदर जो सूरत हाल है कि 310 मिलियन छुपाए हैं, तो वो कहेगा जी 310 मिलियन वापस जमा करा दो, ये जब्त करा सकता है। दूसरा ये है कि वो इलेक्शन सिंबल जो है वो उससे छीन सकता है। पार्टी को तो खैर बैन नहीं करता इलेक्शन सिंबल, तो इमरान खान साहब बल्ले की जगह कुछ और चीज रख लेंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को चीनी की बोरी रख लेना चाहिए, कम से कम अपना इंतखाबी निशान अच्छा, है ये सारे आइंदा से, सिनेरियो ताकि के अंदर औरिया साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने की है और इसके फैसले की जो भी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ जो पेश किया है, PTI का जो मौक़िफ़ पेश किया है, उसको ज़रा सुन लें, फिर आपको बात करने में आसानी रहेगी। सुनाएं जी फवाद चौधरी साहब। जो अकाउंट्स जो PTI के थे वो 26 है। 26 में से 8 अकाउंट्स जो है वो नॉन एक्टिव हैं, उन अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन कभी नहीं हुई। 18 अकाउंट्स फंक्शनल हैं जो करंट हैं, वो 8 अकाउंट्स हैं। 6 अकाउंट्स हैं वो PTI के अकाउंट्स नहीं हैं। जो 4 अकाउंट्स हैं वो PTI ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है। कुछ टेलीविजन चैनल्स ने जो नुक्ता उठाया वो ये है कि 1 अरब 68 करोड़ में से 31 करोड़ जो हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया। एक ट्रांजैक्शन हुई है 16 करोड़ रुपए की और एक ट्रांजैक्शन हुई है 15 करोड़ रुपए की। 16 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो हुई है वो इसलिए डबल काउंट हो गई कि PTI के एक अकाउंट में पैसे आए सेंट्रल अकाउंट में, उस अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो गए दूसरे अकाउंट में। 15 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट है जो कि सेंटर से ट्रांसफर हुए पैसे सूबों को, वो अकाउंट्स भी डबल जो है उसको काउंट कर लिया गया। एक एक रुपए का हिसाब किताब इमरान खान ने दिया। ये फॉरेन फंडिंग का कोई सवाल ही इसमें पैदा जो है वो नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम पार्टीज की फंडिंग को एक कंपैरिजन लोगों के सामने रखे। नवाज शरीफ साहब ने तो ये हद की कि उन्होंने नून लीग का अकाउंट भी इस्तेमाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। पीपल्स पार्टी और PMLN के अकाउंट्स की भी साथ ही स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये UI है, TLP है, बाकी जमातें, उनकी तो स्क्रूटनी नहीं हो रही। जी औरिया साहब, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और जिस तरीके से उन्होंने वजाहत की है, बल्कि उन्होंने तो उल्टा अपोजिशन जमातों को कह दिया कि इन्होंने अपने अकाउंट जाहिर नहीं किए। तो मामला यहाँ पे भी वही है कि अगर कारकर्दगी की बात होती है तो पुराने वालों की हरकतें ऐसी थी कि हमें ये चीज़ भुगतनी पड़ रही है। इस मामले पे भी वो बात PTI की हो रही है, कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी ने ना नून लीग ने ये अकाउंट जाहिर किए हैं। तो ये जो मामला है, ये इल्ज़ाम तराशी का सारा जो मामला चल रहा है, ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी साहब को शायद इनका अंदाजा नहीं है कि कानून ये कहता है कि फंक्शनल हो या नॉन फंक्शनल हो।
जब से आपकी पार्टी बनी है उस वक्त आपके जितने भी अकाउंट्स थे वो सारे के सारे आपको जमा कराने पड़ते हैं। डेड अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि डेड अकाउंट जो है वो आपकी ऑडिट की लिस्ट से बाहर निकल गया है। डेड अकाउंट ही रहता है, उसमें कितने पैसे आए। आप एक अकाउंट को 4 महीने के लिए खोलते हैं, उसके अंदर 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 3 करोड़ रुपए जमा कर लेते हैं और उसके बाद एक दिन निकाल लेते हैं और कहते हैं अब तो वहां जीरो हो गया, मैं तो अकाउंट पेश नहीं करता। तो ये कोई उनकी कोई मंतक नहीं है जो उन्होंने बताई है। दूसरा, जहां तक उनका ताल्लुक है, वो बात देखिए, पूरी दुनिया के अंदर ये सूरत-ए-हाल बड़ी अजीबोगरीब और गंभीर है और ये पाकिस्तान के अंदर तो ये और ज्यादा गंभीर इसलिए हो गई है कि पाकिस्तान ने पार्टी फंडिंग का कोई तस्वर है ही नहीं किसी भी जगह पर भी। ये इलेक्शन कमीशन में चूंकि अगर एक बाबर साहब नाराज ना होते तो पीटीआई के अकाउंट्स को कौन देखता। दूसरी जगह अगर कोई नाराज नहीं हुआ तो उसकी बात चल रही है। ये असल मसला ये है कि मैं इसलिए कहता हूं कि ये नॉन इशू ऐसा है कि आप देखिए, कारकर्दगी देखें ना खान साहब की क्या जा रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत-ए-हाल जा रही है। अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। भाई बात सारी ये है कि आपने कोई किसी स्वेटर को तो नहीं बेचना कि जो आप स्वेटर पहन के जनाब बड़े जबरदस्त तरीके से एग्जाम में लंबे लंबे बाल रख के आया करते थे, या आपने कोई अपना किसी किस्म का ट्राउजर पहन के, ब्रांड तो बिल्कुल, और ब्रांड तो कॉर्पोरेट कल्चर की नुमाइंदगी होती है और आप बातें करते हैं कि अपना कॉर्पोरेट कल्चर के आप खिलाफ हैं। असल मसला बिल्कुल और है। मैंने पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो पार्टी फंडिंग केस है, ये एक दफा इनके हाथ आ गया है और उसके बाद उसको वो चलाए जा रहे हैं। वो जो नेमुल हक से हमसे एक दफा बात की, मरहूम हम तो वहां मौजूद थे, खान साहब भी मौजूद थे, तो खान साहब ने के सामने उसने कहा कि मैंने उससे कहा था मैं हैंडल कर सकता हूं बड़ी आसानी से, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, मैं इसको कुछ सुनना नहीं चाहता। असल मसला ये है, इतना केस अगर पहले दिन से होता तो 4 दिन के अंदर मसला खत्म हो जाता। कितने अकाउंट हैं आप खुद सोचे ना। एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनते हुए 5-6 साल लग गए हैं। ये क्या मुल्क है भाई इसके अंदर। अच्छा, इतने में तो बाकी सारी पार्टियों के अकाउंट्स भी आ सकते थे। अब होगा क्या, इन लिeu ऑफ दैट बाकी पार्टियों के शुरू होंगे और वहां चलता जाएगा, कभी ये चलता जाता है। कारकर्दगी के ऊपर ना मीडिया डिस्कस करता है ना कोई और बात करता है। आपने इकोनॉमी को किस लेवल पे लेके आ गए, पाकिस्तान का मुल्क। नहीं, वो वजीर आजम तो कह रहे हैं कि जनाब अपना ब्रांड बेचो, मैं आपका ब्रांड हूं, आप क्यों नहीं बेच पा रहे मुझे, मैं ब्रांड हूं। आपका वजीर आजम चोर नहीं है, आपका वजीर आजम करप्ट नहीं है, ये बताओ पब्लिक को। और ये भी बताओ कि जी नवंबर के महीने की निस्बत दिसंबर में महंगाई कम हुई है। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान से अगर बिकते होते तो पूरी दुनिया से, आप देखें ना, आपने 30-35 अरब के करीब आपने तखमीना लगाया था कि आप जहां बादशाह डैम में, फलाने डैम में पैसे आ जाएंगे। अब वो साथ अपना हमारे जस्टिस साहब जो हैं साकिब निसार साहब, वो भी साथ मिल गए। आपने पूरे दुनिया के अंदर यूं बजाई। वो ब्रांड तो चला नहीं। अगर ब्रांड चलता होता तो पैसे आते। और एक सारे के सारे पाकिस्तानी, एक तो हमने बहुत पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी को यूं समझ लिया हुआ है कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर पता नहीं क्या चीज। एक भी तो आपके यहाँ बिलियनियर नहीं है। दुनिया के जो बड़े बड़े लिस्ट आते हैं, आप बताएं पाकिस्तानी उनमें है कहां। इंडिया तो फिर आ जाते हैं बाकी लोग। तो आपने एक तो बैरूरे मुल्क पाकिस्तान को यूं समझा हुआ है, जो 4 मस्जिदें बना लेते हैं, 4 मदरसों को फंड दे देते हैं, 3-4 और चीजें। ये बैरूरे पाकिस्तानी जो है, जो शायद पाकिस्तान की 4000 बिलियन की जो इकोनॉमी है उसके से भी ज्यादा इनके पास पैसा है। और ये पाकिस्तान का 116 अरब डॉलर का कर्जा उतार देंगे और ये पाकिस्तान का 204 अरब डॉलर का इंटरनल कर्जा उतार देंगे। ये पता नहीं क्या चीज है, आप सोच नहीं सकते। ये मुल्क जो है पाकिस्तान का गरीब किसान चला रहा है। वो गरीब किसान जो कि वहां पर दोपहर की धूप के अंदर, जून जुलाई के अंदर गर्म पानी के अंदर खड़े होकर चावल लगाता है। वो किसान जो कि कपास लगाता है, जो कि सुबह सवेरे उठ के हल चलाता है। वो मजदूरी करने वाला बंदा जो कि वहां बाहर बैठा हुआ है। आप देखें, गल्फ से तो पैसे नहीं आते ना, वहां तो बेचारे गरीब मजदूर हैं। वो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस भेजते हैं क्योंकि उनके वालिदैन के पास और कोई पैसा ही नहीं होता खर्च करने के लिए। वो जो 1500-1600 रियाल लेता है, उसमें से वो कुछ रियाल जो है वो बेच देता है। ये है असल में पाकिस्तान की हैसियत। अब ब्रांड कहां बेचा है आपने? ब्रांड बिकता होता तो पाकिस्तान का कर्जा ही उतर जाता। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारो मुल्क सवारा शुरू की थी, उसका भी लोग कहते हैं पैसा आया ही इतना नहीं है। असल मसला यह है कि हम ब्रांड कहां बेचेंगे भाई? ब्रांड नहीं बिकते होते, मुल्क बिकते होते हैं, कौम बिकती होती है, उनकी प्रोडक्ट बिकती होती है। आपका मसला यह है कि आपके यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है
उसने आज तस्वर ही नहीं किया हुआ किसी का। अब देखें तुर्की की मैं बात आपको बताऊं, हैरान कुन बात है कि जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, इनके 10 सफीरों ने बैठ के वहां पर कहा कि एक बंदा है जिसका नाम है उस्मान कोवार, इसको रिहा कर दो। अब ये अरबपति है यहाँ का, इसको अरदगान साहब ने बंद किया हुआ है। अब अरदगान ने कहा है कि तुम कौन होते हो, इसने 2016 की कू के अंदर मेरे साथ शिरकत की थी और इसको हम नहीं कर। वो कहते हैं टेस्ट केस है तुर्की की जुडिशरी का और तुर्की की उसके जमहूरियत का भी। अब आपको बताएं पाकिस्तान के, मैं कभी कभी सोचता हूं पाकिस्तान सजा मिल रही है ना हमारे अर्दवान साहब चैनल- को, उनकी इकोनॉमी को देख लें कितना बड़ा धचका लगा है, और गुज़िश्ता दिनों जो लेकिन लीरा देखिए, है मैं 9 रुपए बताऊं, पे जा पहुंचा, उस बारे में क्या कर रहे हैं अर्दवान साहब? उस्मान साहब अर्दगान ने सारे लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा जो आप चीज खरीदेंगे बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे 25% वो लीरा के अंदर आप उसको पेमेंट करेंगे। नंबर अच्छा। 2, अगर आप वहां से कुछ सेल करेंगे तो 25% लीरा में होगी। उसके बाद बाकी हमारा हम तो स्टेट बैंक को आजादी दे रहे हैं, उस स्टेट बैंक को कहा है कि तुम 25% जो है लीरा जो है वो डॉलर जो है मार्केट से खरीदो। इकोनॉमी उन्होंने स्टेबलाइज कर लिया है। देखिए मसला सारा ये है कि असल में 20 अरब 2002 में 36 अरब डॉलर पे थी उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ, और अर्दगान लेके आया है आज 2021 में 225 अरब डॉलर। अच्छा, कितना फर्क है इमरान खान में और अर्दगान के अंदर। ये गिरते गिरते भी, बिल्डिंग गिरते गिरते भी इतनी आसानी से नहीं है। उसके बावजूद मैं आज तुर्की के बाजारों में घूम रहा था, लोग कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है अगर कोविड ना हो। अब तो लोगों ने, मैं बाजार कोना में था तो आपने देखें वो जो बड़ा ग्रैंड बाजार है उसके भी लोगों ने मास्क उतारे हुए थे और बड़े आराम से घूम रहे थे। असल में ये गाजी अंतब है, एक बहुत बड़ा सूबा जहां हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो उनके जो अली जो हैं वो वजीर खारजा वो रहते हैं। 36 वो उसमें आप देखें, अंदाजा करें कि उसकी जो टोटल एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 110 अरब के करीब, 110 अरब डॉलर के खरीद एक सूबे की, और वो 27% इजाफा हुआ है। उनकी प्रोडक्शन चल रही है, बाजार ठीक चल रहे हैं। आपके यहां तो मसला यह है कि आपने सब्सिडी दी तो फैसलाबाद वालों ने माल बनाना शुरू किया। बाहर कोरोना था, बांग्लादेश बंद हुआ, इंडिया बंद हुआ, आपने कहा क्या बात है कमाल, हमने ये बड़ा, ओ भाई कोरोना ना होता तो उन्होंने बांग्लादेश से खरीदा था। ब्रांड आपका बिकता कहां है, किस जगह बिकता है, आप मुझे बताइए। ये कोई क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा कि आपका ब्रांड बिकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रांड बिकते होते हैं कि जब उस वक्त आपकी अपनी पूरी कौम के साथ आपके चलते हैं। असल में मैं कभी कभी उस्मान साहब एक और मजेदार बात बताऊं, जब 2016 में कू हुई थी इसके खिलाफ, वो जो अपना फतेह अला गुल्ले वाली के स्पोर्ट के बात करते हैं, पाकिस्तान का हर साफी लगा हुआ था, ओ जी फौज के खिलाफ ये कर दिया, ओ जी फौज के खिलाफ ये कर दिया, अवाम उठ खड़े हुए टैंकों के आगे लेट गए, टैंक। आज पूरी दुनिया पता क्या कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि अर्दगान जो है उसने एक फेक वो की थी और उसके साथ उसने आज का डिक्टोरियल रजीम आ गई है और जालिम बन गया है, जमहूरियत को तबाह बर्बाद कर रहा है। अब ये कहां जाएंगे सारे के सारे? अब ये का मसला सारा ये है कि कोई नेचुरल थिंकिंग ही नहीं है। कंपेयर तो करें तुर्की के साथ अपने आप को, आप देखें उनका जो मेट्रो सिस्टम से बिल्टअप हुआ है, इसके साथ उनका सारा जो मेट्रोपॉलिटन शहरी निजाम है। आपके यहाँ तो एक ना नून लीग, ना पीपल पार्टी, ना पीटीआई, आपके यहाँ कोई एक किस्म का बलदियाती निजाम ही नहीं आ सके। आपको इस्तांबुल जैसा शहर मिल जाए, आप अगले दिन गंदगी का ढेर बना देंगे। जब तक वो टर्की की फर्म यहाँ लाहौर में रही है, शहबाज शरीफ के जमाने में लाहौर साफ था। जिस दिन आपने उसको कहा खुदा हाफिज हम खुद चला लेंगे, हम तो बल्कि अदालतों में चले गए। बदकिस्मती ये है कि दोस्त मुल्क की जो कंपनी है वो अदालतों में लड़ाई लड़ रही है। बहुत शुक्रिया, और ये सब ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। फॉरेन फंडिंग की बात हुई, अब एक और स्कैंडल आया और आजकल मरीम नवाज़ साहिबा की जो ऑडियो हैं उनकी लीक्स का मामला है। और नई जो ऑडियो उनकी लीक हुई है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात, साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू है। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स को फ़िक्स करने के हवाले से और मुख्तलिफ़ एंकर्स के हवाले से गुफ्तगू की जाती रही कि ये एंकर हुकूमत के हक़ में है, ये नहीं है, इसको किस तरीके से बात करनी है, या एंकर के चैनल के मालिक से कौन बात करेगा, किस तरीके से बात होनी है। तो मरीम नवाज़ साहबा की ये दूसरी या तीसरी वीडियो है, ऑडियो लीक है, जिसके बारे में ख़ुद मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा कि उन्हीं की ये आवाज़ है।
तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से चैनल्स को फिक्स करने के लिए या अपनी हुकूमत के लिए आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, दूसरे अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है? क्या ये काम सिर्फ नून लीग की हुकूमत में हुआ या उससे पहले या मौजूदा हुकूमत भी ये काम कर रही है? ये है आज का हमारा मौजू। और इसी औरिया साहब, आपने पहले भी ऑडियो सुनी होंगी या मरियम जमान साहबा ने उसकी तस्दीक भी की कि हाँ मेरी ऑडियो है, मैं इससे नहीं मुकरती। जो अब बात हुई है वो एक ख़ास चैनल के हवाले से हुई है और मुख्तलिफ जो उनके तज्जिया कार हैं उनके हवाले से हुई है कि जी ये थोड़ा सा इन्होंने कॉलम भी फलाने का बंद कर दिया। हफीजुल्लाह न्याजी साहब के हवाले से बात की कि जी उनको उन्होंने प्रोग्राम से भी हटा दिया, फलाना जो तज्जिया कार है वो हमारे हक़ में बात नहीं कर रहा और मुखालफत में अपोजिशन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो ये जो सिलसिला है, क्या इसका जो आगाज़ है वो नून लीग ने किया या इसकी जो तारीख इससे भी पुरानी है? इससे पहले भी जो इस तरह पहले अखबारात हुआ करते थे, अखबारात को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता रहा, जब चैनल्स आए और चैनल्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता रहा? क्या इल्ज़ाम ये सिर्फ नून लीग पर ही है? नहीं उस्मान साहब, बहुत पहले से मुझे याद है अच्छी तरह कि जिस वक्त चट्टान और ये लोग शोरिश कश्मीरी वगैरह इल्ज़ाम लगाया करते थे कि फलां साफ़ी पे किया, फलां नहीं बिका। और मुझे याद है अच्छी तरह के मुस्तफा ज़ैदी मरहूम जहाँ डिप्टी कमिश्नर होते थे तो बड़ी तकरीरें हो रही थी, यहाँ टाउन हॉल के अंदर जलसा था कि जनाब कलम बिकता है तो पूरी कौम बिक जाती है, औरत बिकती है तो एक जिस्म बिकता है। तो बड़ा खामोशी सुनता है। उसने कहा कि मसला सारा ये है, आपने बड़ी तकरीरें कर दी, कलम की कोई अब औकात नहीं है, कलम अब सिर्फ शलवार में नाला डालने का काम आता है। मतलब इस तरह की बातें हमेशा से चलती आ रही थी। देखिए परवेज रशीद साहब मेरे भी मशीरे इतलात थे जब मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था, तो ये चीजें जो थी शुरू से उनके जमाने में, अयूब खान के जमाने में नहीं, अगर आप परवेज रशीद साहब के साथ रहे हैं तो आप इस चीज की गवाही देते हैं कि परवेज रशीद साहब इस तरीके से डिक्टेट करवाया करते थे चैनल्स को? नहीं, ये डिक्टेशन की बात नहीं, ये गुफ्तगू करनी होती। देखें एक बहुत बड़े कॉलम निगार थे, एक अखबार में लिखते थे, वो चाहते थे कि जंग अखबार में चले जाएं। तो हर बात है कि वो तलकात लोगों के जब पार्टी में नहीं तो उन्होंने जंग अखबार में उनसे बात की। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने वहाँ उनका कराची में रहने वाने का भी वो किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद वो पुराने अखबार वाले जो थे वो बहुत पुराने इनके तलकात वाले थे, अब तो फौत हो गए हैं हजरत जो हैं। तो उन्होंने बड़ा गिला किया कि ये क्यों आपने किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ बड़ा अखबार है, मैं वहाँ जाना चाहता था। हर बंदे का तो एक मनूवरेबिलिटी तो होती है। देखिए उस्मान साहब, एक रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर पार्टी जो है ये पार्टी लोगों को अपने अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। और वो कौन कौन नहीं करता, कौन नहीं आपके पास पार्टी का छोटे छोटे जहाँ एनजीओ होती हैं वो कहती हैं हमारी खबर लगाएं, हमारा ये करें, और इस तरह के चलते रहते हैं। अच्छा, और ये सब इस पूरी ऑडियो लीक के अंदर एक नाम लिया गया, हफीजुल्लाह न्याजी साहब। हफीजुल्लाह न्याजी साहब बेबाक किस्म के तज्जिया कार हैं, जो बात होती है वो दबंग अंदाज में करने के कायल हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से पूछते हैं। न्याजी साहब, आप एक मकबूल प्रोग्राम करते हैं बड़े चैनल के ऊपर और आपकी आवाज़ बेलाग तबसरा होता है, आपका बड़ा जानदार तबसरा होता है माशाल्लाह। तो आपसे क्या शिकायत हो सकती है? आप तो नून लीग के खाते में गिने जाते हैं और नून लीग आप ही के खिलाफ जो है वो शिकायतें कर रही, ये क्या कहानी है? मेरा ख्याल है कि मैं अगर दबंग होता तो सैयदना औरिया मकबूल जान साहब के एक हुक्म पर इशारा अबू पर यहाँ बैठा होता। आजकल के जमाने में जहाँ पे कुछ 20-25 शादियां अटेंड करनी है, और जब से लीक्स हुई है सुबह से सारे जितने जो हमारे टीवी चैनल है उन्होंने मेरी नाक में दम भरा हुआ है। हर बंदा चाहता है कि कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ले। लेकिन जी पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है अगर आपने वीडियो सुनी है तो पहले तो ऑडियो ने बड़ी जबरदस्त बातें की, उससे ज्यादा अच्छी बातें अभी एक प्रोग्राम में खत्म कर गया रिपोर्ट कार्ड और हसन इस्फाक साहब ने किए हैं, जिनके ऊपर ना सिर्फ ये कि परवेज रशीद साहब ने जरा सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कोई ऐसे मसला नहीं है, ये होता है। जब बिल्कुल ऑडियो साहब ने फरमाया, यही हसन इस्फाक साहब ने कहा है, ये होता है और लोगों की शिकायत भी होती है, लोग अप्रोच भी करते हैं। पोलिटिकल पार्टी का क्या काम है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया उनके सपोर्ट में बात करे और जो मुखालफिनों को न्यूट्रलाइज किया जाए। अब ये सही है कि इस मामले में गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी बेकार ना अंजाम दिया जाए, ना लोगों ब्राइब करके, ना लोगों थ्रेट करके, ना लोगों की चादर चार दीवारी पामाल करके। बाकी ये है कि टीवी चैनल्स को कौन तरीके से कभी भी चैनल, चाहे उन्होंने चट्टान की बात की है और ये साहब यही से बताया कि भुट्टो साहब के वक्त में जितना मुखालिफ था भुट्टो साहब का, मुजीब शामी साहब से लेके अल्ताफ हसन कोई साहब से लेके उनके रिसाले जिंदगी से लेके हर रिसाला पहले ये अपने
अपने लोग जो पंजाब पंच वाले थे, वो क्या नाम था औरिया साहब उनका, जिनको उन्होंने भुट्टो साहब ने अंदर कर दिया था, मुजफ्फर कादिर साहब। और ना सिर्फ ये कि बल्कि उनको बड़ी जिस्मानी अजियतें पहुंचाई गई बहुत सारे लोगों को। देखिए जी, इस ऑडियो के अंदर कुछ भी गलत नहीं था, एक ही चीज गलत थी, वो है परवेज रशीद साहब की सख्त जुबान। अच्छा, वो जुबान भी ऐसी है कि हकीकत है कि परवेज रशीद साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त है, 50-60 साल से। वो जब किसी का प्यार करते हैं तो भी उनकी जुबान के अंदर गालम गलोच है, थोड़ी बहुत सख्त लैंग्वेज औरिया साहब की भी है, दोस्तों के लिए भी दुश्मनों के लिए भी। ये खुदा तरीके कार, मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं दी, ना दुश्मनों को दी है, सारे मेरे दोस्त गवाए जवानी के वक्त से, ना दोस्तों को दिए। परवेज रशीद साहब दोस्ती में भी गालियां देते हैं, अब उनकी जो तरक्की पसंदाना तरबियत है उसका शाखान है। बाकी जो मीडिया को क्वेश्चन करना है तो वो है कि जब आप किसी सहावी को भरे शादी में थप्पड़ मार जाओ, गालम गलोच निकाले, और आप बड़े, वो भी 2 बड़े पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, और अभी इन्हीं के दौर में हुआ है, तो ऐसी बात नहीं। सिर्फ ये कहा गया, बल्कि मेरे बारे में एक बात जो कही गई उसको कोई जिक्र नहीं करता। तो रशीद साहब मरियम नवाज साहबा को बता रहे हैं कि हफीजुल्लाह न्याजी का कॉलम भी बंद कर दिया गया है। आज मैं सोहेल वड़ाई साहब हमारे चीफ एडिटर हैं जंग के, मैंने कहा जी पूछे ना, ये बात कोई क्यों नहीं करता कि मेरा कॉलम क्यों बंद है जंग में 3 साल से 4 साल से, आखिर मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे मेरे प्रोग्राम क्यों बंद करा दिएगा? मुझे जियो से कभी फारिग कर देते हैं, कभी कहते हैं 1 दिन के आ जाए, कभी कहते हैं ना आया करें, कभी कहते हैं कि 2 हफ्ते के लिए आप घर बैठे रहे। तो ये कौन कर रहे हैं? तो मैंने आज शायद भट्टी साहब ने कहा कि दबाव हमारे जियो ने कभी नहीं डाला। मैंने कहा आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ कि मेरे पे दबाव नहीं डाला गया, लेकिन मरियम नवाज ने नहीं डाला। तो सवाल ये है कि उस कन्वर्सेशन में सिर्फ ये कहा गया है कि आप मीर शकील रहमान साहब से ये कहें कि आपने 1 साइडेड प्रोग्राम चला रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। उनके ख्याल में मैं उनकी तर्जमानी नहीं करता था। आई स्टैंड विंडिकेटेड। मुझे शुक्र है कि परवेज साहब ने बताया है, माना है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया की कोई माई का लाल मुझे डिक्टेट नहीं करा सकता, और मेरे अपने असूल जवाबत है। मैं अगर नवाज शरीफ साहब को थोड़ा बहुत उनको मेरी सपोर्ट का एडवांटेज है, वो ये है कि जो निजाम चल रहा है, मुझे पता है कि इस निजाम ने 70 साल से पाकिस्तान की चूल्हे हिलाई हैं। ये निजाम नहीं चला, इस निजाम ने पाकिस्तान तोड़ा है। ये -1 का फार्मूला है। और ये साहब मुझे ज्यादा तारीख का दरा रखते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर है, वो फकर है, आलम दीन है, आलम तारीख है। ख्वाजा नाजमुद्दीन से शुरू हुआ था -1, मोहम्मद बोगरा -1। ये कौन इनको ये इख्तियार देता है कि इलेक्टेड लोगों में से ये कहें कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, और उसके बाद सियासतदान जो है वो यही कर सकते हैं। अब कई जगह पे मतलब जियो बंद रहा, हमारे को पता है नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे, कैमरा ने कहा कि जिस केबल ऑपरेटर जियो को ऑफेयर किया उसका हम लाइसेंस कैसे कर देंगे। मैं मियां वाली था, मैंने आज अपनी जियो के प्रोग्राम में ये बात कही। मैंने केबल ऑपरेटर ने पूछा कि भाई ये जियो तो बंद क्यों है, वो तो हुकूमत ने कहा कि हम तुम्हारा लाइसेंस कैसे कर देंगे। उन्होंने कहा जनाब वाले बिल्कुल सही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है जो औरिया साहब को कोई जूनियर होगा। लेकिन ये तो नाई साहब होता रहे। आजकल के दौर की अगर बात करें, इमरान खान साहब की हुकूमत की बात करें, 3.5 साल से क्या इनकी हुकूमत में मीडिया मैनेज नहीं हो रहा? ओह यस, बहुत ज्यादा। यही मैं कर जी जी मैं कह इनकी हुकूमत में मीडिया मैनेज नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा। उस्मान साहब बहुत हो रहा है, फिजल नाई साहब को भी पता है, हमें भी पता है कि कौन कौन से प्रोग्राम में अगर खुल के बात करने का मौका मिले तो जलजला आ जाए। मैं सच्ची बात कहता हूँ। नाई साहब बताएं जरा। औरिया साहब एक छोटी बात बताऊं। 1.5 साल पहले मुझे जियो ने कहा थी कि आप ना आए टीवी पे। मेरे औरिया साहब के उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा टीवी प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें 4 दिन आप मेरे प्रोग्राम में आ जाया करें ताकि आपको एक्सपोजर मिलता रहे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब तय हो गया। उन्होंने कहा जी मेरे प्रोग्राम में आप 15-20 मिनट के लिए आपके पेरेंट्स हो जाया करेगी। मुझे कहा फलां वक्त में आप उस दिन स्टूडियो पहुंच जाए इतने वक्त से पहले। मैं तो जो दिन था मसलन मंडे के दिन आ जाना था, तो मुझे कुछ 2:30 बजे वहां के प्रोड्यूसर का फोन आया कि जी टेक्निकल रीजन है तो आज आप ना आए। मैं हंस रहा अपने दिल में। शाम को प्रोग्राम के बाद मेरे दोस्त का फोन है, वो हंस के लौट पौट होते हैं। वो कहे यार मुझे नहीं पता था कि हमारे पूरे टीवी चैनल पे आप बैन हैं। मुझे उससे पहले कई दोस्त बता चुके हैं जो कि मुख्तलिफ चैनल्स में हैं, तो बड़े बड़े एंकर लोग कहते हैं जी हमें खसूसी तौर पर कहा फिजूला न्याजी को ना ले।
और वो वजह आपको भी पता है न्याजी साहब के कहाँ से बैन है। आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और तफसील से बताया। और ये सब यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कराची तारिक रोड पे मस्जिद का मामला आखिर है क्या और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद को मस्मार करने से मुतालिक जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी। क्या रिमार्क्स दिए और आज की जो पेशरफ्त हुई है इस मामले पर, जो तनाव जन्म ले रहा है कराची के अंदर, एक मजहबी मामला अख्तियार करता चला जा रहा है। और ये सब, ये मामला के हाल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज इनकार कर दिया कि वो अपना ऑर्डर वापस नहीं लेगी, लेकिन एक बात उन्होंने ये कही कि जब तक मुतबादिल जगह का इंतजाम नहीं हो सकता, ये फैसला तो दिया जा सकता है कि उस वक्त तक मस्जिद को मस्मार ना किया जाए। अटार्नी जनरल ने जो दलाइल दिए कि जी मजहबी तनाव जन्म ले रहा है, मसला ख़राब हो सकता है, उसके बाद जो रिमार्क्स दिए जज साहबान ने वो भी बड़े गौर तलब हैं। आखिर इसका हल कैसे निकल सकता है? एक तरफ अदालत है, दूसरी तरफ ये मस्जिद का मामला है, इसका दरमियानी रास्ता को आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि क्या मुतबादल जगह कोई पार्क को नहीं दी जा सकती? क्या मुतबादल जगह जो थी टेस्ला टावर वालों को नहीं दी जा सकती थी? लेकिन मसला तो यह है कि आपने साबित करना होता है ना कि आप बहुत कुछ हैं। देखें, ये करीब में इंडिया है। दिल्ली का केस उठा ले हमारी सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनता है। 40-40 मंजिल इमारतें भी उन्होंने गिराई हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने पूरे दिल्ली शहर का सर्वे किया कि कहां ज्यादा खिलाफ वर्जी हुई, क्या हुआ, फिर तमाम का इकट्ठा केस लिया। इकट्ठा केस लेने के बाद फिर फैसला किया। और फिर इस वक्त दिल्ली जितना साफ है, अब तो बहुत गंदा होना शुरू होगा। 2007 में जितना साफ था उसकी सोच नहीं सकते थे ट्रैफिक वाइज, लेकिन वो ऊपर की पोल्यूशन तो और उसके रीजन हैं, लेकिन उन्होंने बकायदा फैसला लिया, उस पर इंप्लीमेंट किया। आप सोच सकते हैं, को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना होती तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस वक्त जब गया था तो ताजमहल आगरा जो था उसके इर्द गिर्द उन्होंने 400-450 फैक्ट्रियां गिरा दी थी और तमाम तर जिससे कहते हैं ना गाड़ियां बंद कर दी थी, और ताजमहल बच गया। उन्होंने कहा अगर ताजमहल नहीं बचेगा तो इंडिया तो रेवेन्यू नहीं कमा सकेगा जो उससे टूरिज्म से होता है। मसला सारा ये है कि अगर आपने मुतबादल जगह ही देनी है तो डिफेंस वाले प्लॉट लेते हैं, मुतबादल जगह दे देते हैं, फलां वाले बोल देते हैं, मुतबादल जगह दे देते हैं। आप लैंड एक्वायर करते हो, मुतबादल जगह दे देते हैं। एक गरीब आदमी का घर मुतबादल जगह नहीं मांगता, एक मस्जिद मुतबादल जगह नहीं मांगती। वो भाई फैसला ये क्यों नहीं कर सकते कि मुतबादल जगह पे पार्क बनाओ? नहीं, आपकी तजवीज अच्छी है कि पार्क के लिए मुतबादल जगह दे दी जाए। वही मैं कहता हूं, मस्जिद बनी बनाई मस्जिद को गिराने से बेहतर नहीं है कि मुतबादल जगह के लिए पार्क, इससे 4 गुना बड़ा पार्क बना दो। लेकिन एक जो बात जो जज साहबान ने कही है कि इबादत गाह और इकामत गाह में जो है वो फर्क होता है। आप किसी भी जगह पर, सरकारी जगह पे, किसी भी जगह पर कब्जा करके कैसे ये मजहबी बिल्डिंग तामीर कर सकते हैं? इसको भी तो रोक टोक होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि भाई आप किस जगह पर बना रहे हैं। उस्मान साहब, पूरा प्रोग्राम हमने किया था कि यहाँ पर जिस तरह ये मस्जिद बनी नहीं बननी चाहिए थी। हमारे यहाँ मसला पता क्या होता है, हम लोग रोज रात को करोड़ रुपए की सेल करके लेकर निकलते हैं तारक रोड के लोग, लेकिन ये एक प्लॉट नहीं मस्जिद के लिए खरीद सकते। बदकिस्मती, ये बड़ी तकलीफ दे बात है ना। ये कहते हैं नहीं सरकार का प्लॉट है, इधर ही मस्जिद बनाओ। यही मसला है सारा। चलो जी, और ये सब प्रोग्राम का जहाँ वक्त ख़त्म होता है, कल फिर इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे, तुर्की से किसी अच्छी लोकेशन पे जाइएगा, ज़रा लोगों को भी दिखाइएगा कि आप कहाँ पर सैर कर रहे हैं और कहाँ पर मौजूद हैं इस्तांबुल के अंदर। कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।